दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र में ये जानना चाहते हैं कि मांग की आड़ी लोच क्या होती है, उसके अर्थ को समझना चाहते हैं, साथ में उसके सूत्र का कैसे निर्माण होता है और साथ में इसके प्रकार की धनात्मक मांग की आड़ी लोच क्या होती है, ऋणात्मक क्या होती है और शून्य वाली क्या होती है, और साथ में दोस्तों अगर आप मांग की आड़ी लोच को बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं आपका अपने YouTube चैनल विक्की की पाठशाला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मांग की आड़ी, जिसे हम तिरछी लोच कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं, आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है और लिख रखा है कि मांग की आड़ी लोच Y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उससे संबंधित X वस्तु की मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात का माप है। ये हमारी जो मांग की आड़ी लोच की डेफिनेशन है, इसको समझने में बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। आप यकीन मानिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी ये डेफिनेशन और आप इसके प्रत्येक पहलू को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि मांग की लोच, जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है। देखिए मांग की जो लोच होती है ना, वो दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला होता है वस्तु या सेवा की मांग और दूसरा होता है वस्तु या सेवा के निर्धारक तत्व, जिन्हें हम प्रभावित करने वाले कारक भी कहते हैं। निर्धारित करने वाले कारक कह लीजिए या फिर हम प्रभावित करने वाले कारक कह लें, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर मांग क्या होती है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास पर्याप्त धन भी होता है, यानी उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसके पास धन उपलब्ध होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो उस धन को खर्च करने के लिए तैयार होता है। ये इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए एक वस्तु या एक सेवा की मांग उसी स्थिति में कही जाती है जब कोई उपभोक्ता या उपभोक्ताओं का समूह किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा रखता है, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त धन होता है और उस धन को वो खर्च करने के लिए तैयार होता है। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आखिर मांग क्या होती है। क्योंकि दोस्तों ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मांग की आड़ी लोच को समझने के लिए आपको पहले मांग की लोच को समझना पड़ेगा, तभी आप मांग की आड़ी लोच को भी समझ पाएंगे। तो पहली चीज तो हमने क्लियर कर दी कि मांग क्या होती है। अब बात करते हैं कि मांग के जो निर्धारक तत्व होते हैं ये कौन होते हैं। भाई देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, जिस भी कारक के कारण या निर्धारक तत्व के कारण किसी वस्तु या सेवा की बाजार में मांग बढ़ जाए या घट जाए, वो उसके निर्धारक तत्व या फिर प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत है वो डिसाइड करती है कि मार्केट में इसकी मांग बढ़ेगी या फिर घटेगी। और उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, भविष्य में कीमत की संभावनाएं हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जिन भी कारकों के कारण या जिन भी तत्वों के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में परिवर्तन आता है, उसे हम उसके निर्धारक तत्व कहते हैं। अगर हम इसे दो भागों में बांट दें ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए, तो हम इसको ऐसे बांट सकते हैं। एक होते कीमत कारक, जिसमें वस्तु की स्वयं की कीमत आती है, जिसमें केवल वस्तु की स्वयं की कीमत आती है। और दूसरे होते हैं गैर कीमत कारक। ये जो गैर कीमत कारक होते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आय, उसके बाद उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता, संबंधित वस्तुओं की कीमतें।
देखिए दोस्तों, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। तो देखिए यहाँ पे आड़ी लोच का मतलब यही है, संबंधित वस्तुएं। अभी ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस अभी आप इतना समझिए कि मांग की लोच का अर्थ होता है मांग और मांग के निर्धारक तत्वों के बीच में जो परिवर्तन होता है, यानी इनमें जो परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में वृद्धि या कमी होती है, उसके अनुपात को नापने के लिए, यानी उसके माप को मेजरमेंट करने के लिए संख्या के रूप में उसे हम कहते हैं मांग की लोच कहते हैं। यानी बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो मांग के निर्धारक तत्व होते हैं और जो मांग होती है उनमें परिवर्तन। देखिए, अगर आप समझिए कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा जो कि कीमत कारक है, या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आएगा जो कि गैर कीमत कारक है, या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आएगा जो कि गैर कीमत कारक है, इनमें वृद्धि या कमी होने से, इनमें वृद्धि या कमी होने से मांग में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन को अगर आप गणितज्ञ रूप से नापना चाहते हो, उसका मान आप संख्या के रूप में प्राप्त करना चाहते हो उस परिवर्तन को, तो उसी परिवर्तन को हम कहते हैं मांग की लोच। उसे ही हम क्या कहते हैं, मांग की लोच। अभी जो मांग की लोच होती है ना, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको, बस आप वीडियो में बने रहे। और यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इस चैनल को अभी के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। मैं हर बार बोलता हूं कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाऊंगा, बट नहीं ला पाता हूं, जिसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं आप सभी से। बट अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए रेगुलर वीडियो लाऊं, क्योंकि जुलाई में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं और एग्जाम की मैं तैयारी कराऊंगा, भले वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है मांग की कीमत लोच। दूसरी होती है हमारी मांग की आय लोच, और तीसरी हमारी होती है मांग की आड़ी लोच। तो देखिए, मैं पूरा बेसिक आपको मैंने समझाया, जीरो से मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि मांग की लोच का मतलब होता है कि निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो मांग में परिवर्तन आता है उसके अनुपात को, यानी इनमें जो भी परिवर्तन होता है और जो मांग में उसका अनुपातिक परिवर्तन आता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। पर अगर हम बात करें इसमें निर्धारक तत्व में, अगर हम स्पेशली वस्तु की खुद की कीमत की बात करें, जब एक वस्तु की खुद की कीमत, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन आने से, जो वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन आने से जो उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, उसके अनुपात को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए इसी मार्कर का, कि अगर मान लीजिए इसकी जो कीमत थी 10 रुपए थी, 10 में ये मार्केट में 100 मार्कर बिक रहे थे, ठीक है। सडनली क्या हुआ कि इसकी कीमत 10 से 12 रुपए कर दी गई। कीमत बढ़ने से मांग क्या हो जाती है, कम, तो वो 100 से 80 आ गई। अब ये जो आंकड़ों से अगर आप संख्यात्मक मान निकालेंगे ना, वो मांग की कीमत लोच कहलाएगा। अब इसमें देखिए, मांग की लोच में कीमत क्यों जुड़ गया, क्योंकि ये जो परिवर्तन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, निर्धारक तत्वों के कारण। और निर्धारक तत्वों के अंतर्गत हम बात करें तो वस्तु की खुद की कीमत के कारण। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मांग की कीमत लोच का मतलब अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन आता है, उसके अनुपात को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। इस पर मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बट अभी मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक बारी में तीनों को समझने में दिक्कत ना हो। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। अब आ जाती है मांग की आय लोच। देखिए, यहां पे कीमत लग गया और यहां पे आय लग गया, है तो लोच ही ना, है तो मांग की लोच ही। और मांग की लोच का मतलब होता है, लोच का मतलब होता है परिवर्तन।
लोच का मतलब लचीला, लचीला का मतलब होता है परिवर्तन। क्लियर है? जैसे कि ये जो है मार्कर, ये लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इलास्टिक नहीं है ये। तो यानी निर्धारक तत्वों में जो परिवर्तन आता है, जब मांग में आता है जो परिवर्तन आता है, लचीलापन आता है, मांग में बढ़ती है या घटती है, उसको अगर हम गणितज्ञ रूप में नापें तो उसे हम मांग की लोच कहते हैं। और जब ये परिवर्तन वस्तु की खुद की कीमत के कारण आए और उसके अनुपात को आप निकालें तो वो वस्तु की मांग की कीमत लोच कहलाती है। अब बात करते हैं हम गैर कीमत कारक। देखिए, गैर कीमत जो कारक होता है उसमें उपभोक्ता की आय को भी सम्मिलित किया जाता है। आप ये बात जानते हैं कि अगर सामान्य वस्तुएं हैं तो अगर एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ा देगा, जबकि निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग वो कम करेगा। जब उसकी आय घटेगी तो वो क्या करेगा, सामान्य वस्तुओं की मांग को कम कर देगा, जबकि निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग को बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है, ये मैंने पिछला वीडियो डाला था मांग की आय लोच पर, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बट इसमें आप इतना सा समझ लीजिए कि मांग की आय लोच का मतलब होता है जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आने के फलस्वरूप जो एक वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है, उसके अनुपात को हम मांग की आय लोच कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप यहां पे फोकस करो कि ये कीमत की वजह से आता है और ये उपभोक्ता की आय की वजह से आता है। अब आ जाते हैं मांग की आड़ी लोच पर। देखिए, मांग की आड़ी लोच में अभी मैंने आपको इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि निर्धारक तत्व क्या होते हैं जो एक वस्तु की मांग को बढ़ा या घटा देते हैं, और उसे हम दो भागों में बांटेंगे, तो एक कीमत और एक आता है गैर कीमत। गैर कीमत कारक में आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। पर हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि आखिर ये संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, संबंधित वस्तुएं, अगर हम वस्तु की बात करें, अगर हम जोड़े की बात करें, तो जोड़े दो तरीके के जोड़े होते हैं। एक होती है हमारी प्रतिस्थापन वस्तुएं जिसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। एक होते हैं हमारी प्रतिपूरक वस्तुएं जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? क्योंकि देखिए, आप अगर मांग की आड़ी लोच को समझना चाहते हैं तो आपको फिर संबंधित वस्तुओं को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इस डेफिनेशन में जो मैंने ऊपर लिख रखी है उसमें संबंधित वर्ड आया है, और वो नहीं समझोगे तो तब तक आपको मांग की आड़ी लोच समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, संबंधित वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं। पहली बात तो संबंधित वस्तुएं को जैसे दिमाग में आए तो आप ये समझना कि सिंगल वस्तु की बात नहीं की जा रही है, एकल वस्तु की बात नहीं की जा रही है, जोड़े की बात की जा रही है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जूते और चप्पल जोड़े हो गया, जूते और जुराब, ठीक है, जोड़ा। जैसे चाय और कॉफी या चाय और चीनी, तो जोड़े की बात जब आप करते हो तब हम उन्हें संबंधित वस्तुएं कहते हैं। तो संबंधित वस्तुओं में दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, एक होती है प्रतिस्थापन और एक होती है प्रतिपूरक। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती है? बहुत ही सिंपल, चाय तथा कॉफी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाय तथा कॉफी हो गया, जूते और चप्पल हो गया, सिंपल सी बात, जूते और सैंडल हो गया, बहुत सिंपल सी बात, मौसम्बी का जूस और संतरे का जूस हो गया, शर्ट या फिर टी शर्ट। तो संबंधित वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपभोक्ता एक दूसरे के स्थान पर उपभोग करता है। अगर आप चाय पियोगे तो फिर कॉफी नहीं पियोगे, और कॉफी पियोगे तो फिर चाय नहीं पियोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक हाथ में आप कॉफी पकड़ोगे और एक हाथ में चाय पियोगे और बोलोगे मैं बहुत पैसे वाला हूं इसलिए मैं दोनों पीता हूं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो एक समय पे आप या तो फिर जूते पहनोगे या फिर चप्पल पहनोगे। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं को का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे के स्थान पर उपभोग करना, उसे हम प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं प्रतिपूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल, जिनका हम उपभोग एक साथ करते हैं, जिनकी हम मांग संयुक्त रूप से करते हैं। अगर हम कार खरीदते हैं तो पेट्रोल भी खरीदते हैं,
अगर हम जूते खरीदते हैं तो फिर हम जुराब भी खरीदते हैं, अगर हम मक्खन खरीदते हैं तो हम ब्रेड भी खरीदते हैं। तो जिनका हम एक साथ उपभोग करते हैं, एक संयुक्त उपभोग करते हैं या जिनकी हम संयुक्त मांग करते हैं, उन्हें हम प्रतिपूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें अगर हम, तो कार तथा पेट्रोल। बोर्ड थोड़ा छोटा है बट आपका काम बन रहा है। मैंने सोचा है कि अब इसी छोटे बोर्ड पे पढ़ाया जाए क्योंकि लॉकडाउन तो खुलने वाला है नहीं मुझे कोई आसान नहीं लगते हैं उसके। तो देखिए प्रतिपूरक भी अब आपको समझ में आ गया। तो अब आपको मांग की आड़ी लोच को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मांग की आड़ी लोच का मतलब ही ये है कि अगर x और y दोनों क्या है, दो वस्तुएं जोड़ा है। अब ये प्रतिस्थापन भी हो सकती है और प्रतिपूरक भी हो सकती हैं। अगर ये एक दूसरे के स्थान पर उपभोग की जाएगी तो यह है प्रतिस्थापन, और एक साथ उपभोग किया जाएगा तो यह है प्रतिपूरक। अब क्या होता है, अगर मैं इसकी कीमत ले लूं और इसकी मांग की बात करूं, अगर मैं इसी की कीमत और इसी की मांग की बात करूंगा तो वो मांग की कीमत लोच कहलाएगा दोस्तों। या अगर मैं इसी की कीमत और इसी की मांग की बात करूंगा तो वो भी मांग की कीमत लोच कहलाएगा। बट मांग की आड़ी लोच कब कहलाएगा, जब मैं किसी संबंधित वस्तु, भले वो प्रतिस्थापन हो भले वो प्रतिपूरक हो, दोनों में से किसी एक की कीमत के बढ़ने या घटने का उससे संबंधित, भले वो प्रतिस्थापन हो भले वो प्रतिपूरक हो, उसकी मांग में जो परिवर्तन आया है उसके अनुपात को, अनुपातिक परिवर्तन के माप को ही हम क्या कहते हैं, मांग की आड़ी लोच कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि मांग की आड़ी लोच क्या होती है। अब देखिए इस डेफिनेशन को पढ़िए, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं कि यहां पे लिखा हुआ है कि y वस्तु की कीमत, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि हमने y वस्तु की क्या ली है, कीमत, ठीक है, और x वस्तु की हमने क्या ली है, मांग। x वस्तु की हमने क्या ली है, मांग। तो देखिए y वस्तु की कीमत में, y वस्तु की कीमत में अनुपातिक यानी प्रतिशत में, अनुपातिक का मतलब होता है परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। क्लियर है ये वाली बात, बहुत ही सिंपल। अनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उससे संबंधित मतलब वो प्रतिस्थापन भी हो सकती है और प्रतिपूरक भी हो सकती है। बहुत ही सिंपल सी बात। x वस्तु की मांग में होने वाले अनुपातिक यानी प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को के माप मतलब गणितज्ञ रूप को, जो हम संख्या में निर्धारित कर सकते हैं उसको, यानी हम कहें तो मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, मांग की आड़ी लोच कहते हैं, तिरछी लोच कहते हैं। तिरछी क्यों कहा गया, बहुत ही सिंपल। कीमत तो किसी दूसरे की कम या ज्यादा हुई है बट इफेक्ट पहली वस्तु पे पड़ रहा है, यानी कीमत y की बढ़ी है या घटी है, उस पे जो इंपैक्ट पड़ा वो तो हम स्टडी करेंगे मांग की कीमत लोच में। बट इसकी कीमत बढ़ने या घटने से x वस्तु की मांग पे जो इंपैक्ट पड़ेगा तो तिरछा हो गया ना। कीमत किसी और की है और मांग पे इंपैक्ट पड़ रहा है किसी और का, तभी इसे तिरछी लोच कहा जाता है। तो संबंधित वस्तुएं जिन्हें समझ में आती है उन्हें फिर मांग की आड़ी लोच भी समझ में आती है। अब दोस्तों इस डेफिनेशन को हम और अच्छी तरीके से समझने के लिए अब लेते हैं सूत्र को समझते हैं। तो देखिए मांग की आड़ी लोच, देखिए यहां पे आड़ी लग जाता है जब संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है। कीमत तब लगता है जब वस्तु की खुद की कीमत के कारण होता है, और आय तब लगता है जब उपभोक्ता की आय की लोच के कारण होता है। तो देखिए मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि अगर मांग की आड़ी लोच लिखा है तो इसका मतलब ये संबंधित वस्तुओं में से किसी एक की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे पे जो इंपैक्ट पड़ा है उसकी मात्रा को यानी माप रहा है, यानी उसकी गणना कर रहा है। अगर यहाँ पे कीमत लग जाता है तो इसका मतलब कि वस्तु की स्वयं की कीमत के कारण परिवर्तन आए, और अगर मांग लग जाता है, आय लग जाता है तो वो उपभोक्ता की परिवर्तन। तो देखिए इसलिए ये तीनों ही आपको परिवर्तन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों मांग की आड़ी लोच, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है
कि x वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इन दोनों के अनुपात को हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। अगर आप एग्जाम में जाके भूल जाते हो ये डेफिनेशन, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना। आप इतना भी लिखेंगे कि x वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा y वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के माप को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं और फिर मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। ये तो आपको बेसिक अब समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी कैसे ड्राइव किया गया इसको भी थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, मांग की आड़ी लोच, ये इतना फॉर्मूला तो लिख ही रखा है। इसका बाद का स्टेप क्या होगा, मैं ये फॉर्मूला कैसे बना ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप देखिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो मांग की आड़ी लोच पहला स्टेप आ गया। फिर आप लिखेंगे मांग की आड़ी लोच और इसमें लिखेंगे x, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो QX1 माइनस QX अपॉन QX। यानी मतलब क्या है, x वस्तु की नई मात्रा में से x वस्तु की पुरानी मात्रा को यदि आप घटाओगे तो x वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा। नीचे आप क्या करोगे, PY1 यानी y वस्तु की नई कीमत माइनस y वस्तु की पुरानी कीमत में से घटाओगे तो कीमत में क्या आ जाएगा, आपको परिवर्तन पता लग जाएगा। कीमत में परिवर्तन, फिर आप भाग करोगे उसे आप पुरानी वस्तु की कीमत से, यानी y वस्तु की पुरानी कीमत से। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात। अब देखिए, QX1 में से अगर ये घटेगा तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन खोल, तो डिवाइड किया जाएगा QX से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम नई y वस्तु की कीमत में से पुरानी y वस्तु की कीमत को घटाएंगे तो y वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है हमें ये पता लग जाएगा और डिवाइड किया जाएगा इसको क्या, y वस्तु की पुरानी कीमत से। ये स्टेप आ गया। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा QX मैं लिखना भूल गया था, अपॉन QX डिवाइडेड बाय डेल्टा PY अपॉन PY। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात। तो PY हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारा डेल्टा PY हमारा नीचे आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी रहने दें तो भी चलेगा। फिर हमने क्या किया, हमने डेल्टा QX ऊपर रहने दिया, नीचे हम डेल्टा P यानी डेल्टा वाले एक तरफ ले आए और PY ऊपर और QX इसके नीचे ले आए। तो यही चीज यहां पे लिख रखी है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे ड्राइव करना है, ये एग्जाम में आता है। आप ये बात का ध्यान रखें। तो पहले स्टेप में अपनी यही लिखना है, फिर सारा आप नोट कर सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो डेल्टा QX का मतलब यहाँ पे है कि X वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन आए वो दर्शा रहा है, जबकि डेल्टा PY यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि Y वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आया था। PY बता रहा है कि पहले परिवर्तन से पहले Y वस्तु की कीमत क्या थी और QX हमें बता रहा है कि परिवर्तन से पहले X वस्तु की क्या मांग थी। तो ये आपको अनुपात समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो मांग की आड़ी लोच के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है धनात्मक मांग की आड़ी लोच, दूसरे नंबर पे होता है ऋणात्मक मांग की आड़ी लोच और तीसरे नंबर पे होता है शून्य मांग की आड़ी लोच। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
पहली नंबर की, जिसका नाम है धनात्मक मांग की आड़ी लोच। अब देखिए, धनात्मक मांग की आड़ी लोच का मतलब होता है जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी की जो उससे संबंधित है उसकी मांग बढ़ जाए और कीमत घटने से दूसरे की मांग घट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये x और ये y, ये दो वस्तुएं हैं। अब कौन सी प्रतिस्थापन है, प्रतिपूरक है। ये चीज समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। हमने इसकी ले ली मांग, x की ले ली मांग और y की ले ली कीमत, क्योंकि एक की कीमत और दूसरे की मांग लेनी पड़ेगी। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसकी कीमत और इसकी मांग भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक ही वस्तु की मांग और कीमत लेंगे तो मांग की कीमत लोच कहलाएगा, ना कि मांग की आड़ी लोच। आड़ी का मतलब है एक की कीमत दूसरे की मांग संबंधित। तो देखिए, अगर इसकी कीमत बढ़े, y की वस्तु की कीमत बढ़े तो इसकी मांग बढ़े, और y वस्तु की कीमत घटने से इसकी मांग घट जाए, तो ऐसा तो होता है हमारा प्रतिस्थापन वस्तुओं में। जैसे चाय तथा कॉफी, जैसे हम बात करें चाय तथा कॉफी, तो देखिए कॉफी की कीमत बढ़ने से जो कॉफी पीते थे लोग वो भी चाय की तरफ शिफ्ट होंगे, तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। और देखिए, कॉफी की कीमत घटने से जो लोग चाय पीते थे वो भी चाय को छोड़ के कॉफी की तरफ अग्रसर करेंगे, यानी डाइवर्ट होंगे, उस तरफ करेंगे। तो ऐसा कब होता है कि धनात्मक मांग की आड़ी लोच कब होती है, और ऐसा तब होता है जब वो वस्तुएं कैसी होती है, प्रतिस्थापन। मैं इसको रफ कर देता हूं। ये प्रतिस्थापन वस्तुएं की स्थिति में होता है। अब देखिए, दो स्थिति हो सकती है। तो कीमत में वृद्धि होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डायग्राम से समझाऊंगा, और कीमत में कमी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कमी से। हम कॉफी की कीमत की बात कर रहे हैं, कॉफी की, मैंने यहां पे कॉफी, जिसका चाय की मांग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम चीज देखेंगे। तो देखिए, मैंने दो पार्टीशन कर दिए। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे पहले डायग्राम बनाना सीख लें। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस खींचें, फिर वाई एक्सिस खींचें, ये मूल बिंदु बनाएं। यहां पे आप लिख लें कॉफी की कीमत। हमेशा याद रखें कि जिसमें परिवर्तन आता है उसे आप एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रखें, और जिस पे इंपैक्ट देखना है, यानी मांग को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रखना है। आपने याद रखना है चाय की मांग। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक हमारा कॉफी है और एक हमारा टी है। हम कॉफी का प्राइस सोच रहे हैं और टी की हम डिमांड पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हम ये देखेंगे। तो कॉफी की कीमत के बढ़ने का मतलब है कि चाय की मांग का बढ़ जाना, क्योंकि ये वो एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थापन है। लोग बात कॉफी के बदले में चाय पी सकते हैं और चाय के बदले में कॉफी पी सकते हैं। अगर मैं पहले मानूं कि पी पर क्यू क्वांटिटी बिक रही थी, भाई पी प्राइस था किसका, कॉफी का, जिसमें चाय की क्यू क्वांटिटी बिक रही थी। जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ा और बढ़ के वो P1 हो गया, तो उससे क्या होगा, चाय की मांग पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, यानी चाय की मांग बढ़ गई, जबकि इसकी कीमत अभी भी वही है। तो आपने देखा कि ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, और जो मांग वक्र है, क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का डीसी लिख दिया मैंने, आप देख रहे हो ये नीचे से ऊपर की ओर मूव हो रहा है, क्योंकि जैसी कीमत ओपी से बढ़ के OP1 हुई, तो मांग जो चाय की थी वो OQ से बढ़ के OQ1 हो गई। तो आपने देखा कि कॉफी की कीमत बढ़ने का चाय की मांग पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। तो ये तो बढ़ने की स्थिति होगी। अब घटने की बात करें तो बहुत ही सिंपल, वही चीज, सब कुछ आपने हमेशा ये चीज लिखना ना भूलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब आप लिख दें। तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि P पर Q क्वांटिटी बिक रही थी, P प्राइस होने पर कॉफी का चाय की Q क्वांटिटी बिक रही थी। सडनली क्या हुआ कि चाय की जो डिमांड है ना, और चाय की जो प्राइस है वो हमारी घट गई। चाय की प्राइस घट के P से P2 हो गई,
जिससे कॉफी की डिमांड पे इंपैक्ट पड़ा नेगेटिव, जो कि OQ से घट के OQ2 हो गई। तो अगर हम इनको यहां मिलाए तो आप देख रहे हैं फिर दोबारा ये इस तरफ शो कर रहा है और ये इस तरफ शो कर रहा है। अगर ये पहले E बिंदु है तो ये E1 है और ये E है तो ये E2 है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कॉफी की कीमत के बढ़ने का और कॉफी की कीमत के घटने का उस पे डायग्राम पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूं कि मांग की धनात्मक आड़ी लोच क्या होती है। धनात्मक मांग की आड़ी लोच क्या होती है? जब दोनों में से किसी एक की कीमत के बढ़ने का दूसरी की मांग पे सकारात्मक प्रभाव पड़े, मतलब दोनों की सेम दिशा में जाए, अगर मैं कहूं तो उसे हम धनात्मक कहते हैं। अब बात करते हैं हम ऋणात्मक की कि मांग की आड़ी लोच की जो ऋणात्मक प्रकार है वो क्या होता है, डायग्राम से हम समझते हैं। तो देखिए मैं यहां से धनात्मक हटा देता हूं। अब बात करते हैं हम ऋणात्मक ये इसका दूसरा प्रकार है। तो ऋणात्मक मांग की आड़ी लोच की स्थिति होती है वो कौन सी वस्तुओं की स्थिति में होती है? प्रतिपूरक वस्तुओं की स्थिति में। क्योंकि दोस्तों अगर आप X वस्तु ले लेते और एक वस्तु ले लेते हैं Y, X की आप देखते हैं मांग पे फोकस रखते हैं और Y की कीमत पे। तो देखिए दोस्तों आप बहुत ही सिंपल सी बात है, X की कीमत के बढ़ने से Y की कीमत के बढ़ने का X की कीमत पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़े तो वो प्रतिस्थापन है। जैसे एग्जांपल, अगर हम मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का कार की मांग पे क्या पड़ेगा? नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि लोग बात कार खरीदना नहीं पसंद करेंगे ज्यादा। और इसी के उल्टा अगर हम देखें कि अगर पेट्रोल की कीमत घटेगी तो कार की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो देखिए अगर धनात्मक संबंध है दो संबंधित वस्तुओं के बीच में तो वो प्रतिस्थापन है, और अगर ऋणात्मक संबंध है तो वो प्रतिपूरक वस्तु है। तो देखिए इसे अगर मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा आपको तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात। अगर मैं एक्स एक्सिस खींच रहा हूं, ये हमारा डायग्राम बन गया। यहां पे मैं ले लेता हूं कार की डिमांड, यानी कार की मांग ले ली मैंने, कार की मांग, ठीक। और यहां पे मैं ले लेता हूं पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत। तो देखिए बहुत ही सिंपल, P कीमत पर, पेट्रोल की P कीमत पर कार की Q क्वांटिटी बिक्री थी। यहां से आप सीधा पॉइंट लेते हैं, ये आएगा बिंदु, यहां से इसको मिला दो, इसको यहां से मिला दो। अब देखिए अगर पेट्रोल की, यानी ये हमारी हो गई कीमत के बढ़ने का, तो अगर मैं यहाँ पे कीमत बढ़ने की बात करूं, बढ़ने की, और यहां पे मैं बात करूं कीमत घटने की, तो इन पे दोनों पे अलग अलग डायग्राम बना के दिखाता हूं। आप एक में भी बना सकते हैं, बट अलग अलग में थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो देखिए अगर कार की, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और ये OP से बढ़ के OP1 हो जाती है, तो जो कार की मांग है ना वो OQ से घट के OQ1 हो जाएगी, और ये पॉइंट आएगा कुछ इस तरीके का। तो ये आ गया आपका नेगेटिव पॉइंट। ये आपका पहले E था, अब ये E1 आ गया। ये आपका DC, ये भी आपका DC। क्लियर है? तो आपने देखा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, जो कि आपको कमी दिखा रहा है। तो देखिए पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का कार की मांग पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अगर अब पेट्रोल की कीमत घटती है तो उसका डायग्राम के माध्यम से हम कैसे समझते हैं? बहुत ही सिंपल है। PQ क्वांटिटी बिक्री थी, आपने ऐसा मान लिया, PQ क्वांटिटी बिक्री थी। P पेट्रोल का प्राइस है, Q कार की मांग को दर्शा रहा है। अब देखिए इस पेट्रोल की कीमत घट गई, OP से OP2 हो गई, जिसके कारण मांग जो है कार की वो OQ से OQ2 हो गई। तो बहुत ही सिंपल, आपने देखा ये अभी भी कुछ इस तरीके का बना। अगर ये पहले वाला E था तो ये अब क्या हो गया? E2। तो देखिए ये एक बारी ऊपर की तरफ जा रहा है और एक तरफ नीचे की तरफ। आप इसको और अच्छा दिखाने के लिए इसे DC C का मतलब क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बात करते हैं तीसरे प्रकार की, इसे आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शून्य मांग की आड़ी लोच की। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही है। मैंने अपनी पूरी जान लगाई है आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्र वस्तुएं, अगर मैं यहाँ पे शून्य लिख देता हूं और यहाँ पे तीन प्रकार की मांग की आड़ी लोच होती है। धनात्मक प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में, ऋणात्मक प्रतिपूरक वस्तुओं की स्थिति में, और शून्य स्वतंत्र वस्तुओं की स्थिति में। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया ये स्वतंत्र वस्तुएं क्या होती हैं। तीन तरीके की वस्तुएं मैंने बताई आपको, पहली प्रतिस्थापन, दूसरी प्रतिपूरक और तीसरी स्वतंत्र। तो प्रतिस्थापन जिसका उपभोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, प्रतिपूरक जिनका एक साथ उपभोग किया जाता है, और स्वतंत्र का मतलब होता है जिसकी मांग का और कीमत का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे गेहूं की कीमत का क्या किताबों की मांग पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या किताबों की मांग का किताबों की कीमत का शराब की मांग पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यानी जब एक वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने का दूसरी वस्तु की मांग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र वस्तु। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वतंत्र वस्तु। जैसे गेहूं की कीमत होगी और जूतों की मांग होगी, कोई संबंध नहीं आपस में। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका एक ही डायग्राम बनेगा और आप बनाना चाहें तो दो भी बना सकते हैं, बट आप जरा देखिए, बहुत ही सिंपल। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं कहते हैं, मैं यहां पे ले लेता हूं बुक्स। मैंने यहां पे ले ली बुक्स की डिमांड ले ली मैंने, बुक्स की डिमांड यानी किताबों की डिमांड ले ली, और गेहूं यानी वीट यानी गेहूं की मैंने यहां पे प्राइस ले ली। तो देखिए ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। गेहूं की कीमत के बढ़ने का या घटने का बुक की डिमांड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बुक कैसी होगी? स्वतंत्र वस्तु। इन दोनों वस्तुओं के जोड़ों को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब जरा देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात, हम इसको y एक्सिस के समांतर खींचेंगे, जो कि दर्शाएगा कि P प्राइस पे Q क्वांटिटी बिक रही थी। जब गेहूं का प्राइस P था तब बुक की डिमांड Q थी। कीमत बढ़ गई और बढ़ के P1 हो गई तब भी डिमांड Q ही है, और कीमत घट के P2 हो गई तब भी डिमांड Q ही है। तो इसे हम कहते हैं शून्य मांग की आड़ी लोच। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया मैंने। अगर अभी भी कोई कमी लगती है आपको तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो तरीका है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ा डिप्रेशन हो गया था मुझे लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा माइंड खराब था, तो बट अब मैं आपके लिए रोजाना वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर नहीं की तो आप जो मर्जी मुझे सजा देना चाहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।